नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। पिछले वीडियो में मैंने अस्थायी विधियाँ बताई थी फैमिली प्लानिंग की, जिसमें सबसे पहली जो विधि मैंने बताई थी वो था प्राकृतिक विधियाँ या व्यवहारात्मक विधियाँ। उसी में पहला अपन ने सुरक्षित अवधि विधि के बारे में चर्चा किया था। आज हम उसी के संदर्भ में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किन किन तरीक़ों से हम परिवार नियोजित कर सकते हैं, उसी संदर्भ में आज मैं प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत ही दूसरी विधि के बारे में चर्चा कर रही हूँ। जो दूसरी विधि है संभोग अंतर्बाधा, क्वाइटस इंटरप्टस। इसे हम विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं, मतलब निष्कासन विधि भी कहते हैं। यह विधि आज से नहीं, अत्यंत प्राचीन काल से चलते आ रही है और इस विधि का उपयोग मेल द्वारा ही किया जाता है, पुरुष द्वारा किया जाता है। इस विधि में लैंगिक संभोग करते समय वीर्यस्खलन से पूर्व ही पुरुष शिश्न को योनि से बाहर निकाल देता है और वीर्यस्खलन स्त्री की योनि में ना होकर बाहर होता है। और जब इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म ही बाहर होगा, सीमेन ही बाहर होगा, तो स्पर्म और ओवम का मिलना नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाएगी और परिवार नियोजित हो जाएगा। और वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 35 मिलियन दंपति इस विधि का प्रयोग कर जन्म दर को नियंत्रित कर रहे हैं। इसका लाभ क्या है? तो सबसे पहले, चूँकि इसे मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रित करके, काम भावनाओं को नियंत्रित करके करता है, तो कोई खर्च नहीं आता। दूसरा, यह विधि किसी भी समय सुरक्षित असुरक्षित अवधि में प्रयोग की जा सकती है। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। हानि क्या है? अगर पुरुष अधिक उत्तेजित है और वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन विजाइना के भीतर ही हो जाता है। और कई दंपति ऐसा सोचते हैं इससे तो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स में पूरा लाभ नहीं मिलता है, बाधा उत्पन्न होता है। और इसके कारण कई जो कपल्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दंपति लैंगिक संभोग करते हैं तो 1-2 बूंद भी वीर्य अगर स्त्री की योनि में पहुंच जाता है और इस सीमेन में शुक्राणु की अल्प मात्रा भी उपस्थित होती है, तो सोचिए कि अंडाणु के विभेदन के लिए पर्याप्त होती है और इसके कारण स्त्री गर्भवती हो सकती है। ये इसका हो गया हानि। मतलब 1-2 बूंद सीमेन भी परिवार नियोजन को विफल करने के लिए पर्याप्त होता है। तीसरा है बेसल बॉडी तापक्रम विधि, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। यह विधि स्त्री के शारीरिक तापक्रम पर निर्भर करता है। अंड क्षरण के 24 से 72 घंटे के पश्चात स्त्री के शरीर का तापमान बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री से 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों बढ़ा टेम्परेचर? इसलिए कि जब ओव्यूलेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और जो स्त्री इस विधि को प्रयोग में लेना चाहती है उसे प्रतिदिन प्रातः बिस्तर से उठकर शरीर का तापक्रम लेना चाहिए। जब शरीर के तापक्रम में प्रतिदिन की अपेक्षा वृद्धि हो जाए तो उस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाना चाहिए। लाभ क्या है? किसी विशेष कृत्रिम साधन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई व्यय नहीं होता है, स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। हानि क्या है? यह विधि ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। अस्वस्थता की दशा में इस विधि का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं कई कारणों से। ऐसे भी जैसे सर्दी जुकाम बुखार होता है तो बॉडी टेम्परेचर
बढ़ जाता है। मानसिक कारण, संवेग इत्यादि कारणों से भी कई बार बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अतः उस समय इस विधि द्वारा परिवार नियोजित किया जाना संभव नहीं हो पाता है। चौथा है सर्वाइकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक। यह विधि उस स्त्री के द्वारा किया जाता है जो समझदार होती है और जिसे सर्वाइकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक का नॉलेज होता है। आप जानते हैं स्त्री में मासिक धर्म के बाद योनि से हमेशा कुछ न कुछ स्राव निकलता रहता है और यही स्राव विजाइना को नम, मुलायम और चिकनापन प्रदान करता है। मासिक धर्म के समय योनि से निकले स्राव में म्यूकस का रंग, टच एवं मात्रा में भिन्नता होती है। मासिक धर्म के पश्चात कुछ स्त्रियों में किसी भी प्रकार का स्राव कुछ दिनों 5 से 6 दिनों तक नहीं निकलता है, जिससे योनि का क्षेत्र सूखा रहता है। इसे सूखे दिन या ड्राई डेज भी कहते हैं। सूखे दिन के पश्चात योनि से पारदर्शक, चिकना, चिपचिपाहट भरा जलीय स्राव निकलता है जो देखने में अंडे के सफ़ेद भाग जैसा दिखाई देता है। इसमें स्लिपरीनेस होती है, फिसलन होता है। ऐसा स्राव गर्भाशय से अंडक्षरण होने की सूचना देता है। अंडक्षरण होने के 3 से 5 दिन बाद तक लैंगिक संभोग नहीं करना चाहिए। जब अंडक्षरण हो जाए और गर्भाशय म्यूकस गाढ़ा, चिपचिपाहट भरा और कम मात्रा में निकलता है, इस प्रकार की म्यूकस की उपस्थिति के कारण शुक्राणु स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाता है। अतः इन दिनों आप लैंगिक संभोग मासिक पीरियड होने तक कर सकते हैं और ये पीरियड सुरक्षित पीरियड्स कहलाते हैं और इनमें गर्भधारण की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लाभ क्या है? लाभ कोई ये है कि कोई इसमें व्यय नहीं होता है। दूसरा, स्त्री स्वयं ही योनि से हुए परिवर्तन के बारे में जानकर लैंगिक संभोग कर सकती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए सहमति दे सकती है। हानि क्या है? इसमें वही स्त्री कर सकती है इसका उपयोग जिनको बहुत अधिक प्रशिक्षण और उत्प्रेरण मिला हुआ होता है। शिक्षित व्यक्ति द्वारा ही इस विधि को अपना सकते हैं। म्यूकस में परिवर्तन के लिए स्त्री द्वारा रिकॉर्ड रखना कठिन हो जाता है। इस विधि में जो असफलताएं होती हैं 20 से 30% तक पाई जाती हैं। 5वां है वेजाइनल वॉशिंग, योनि को धोना। इस विधि में लैंगिक सहवास के तुरंत बाद स्त्री को साफ पानी जिसमें फिटकरी, विनेगर, नमक या साबुन मिला हो तुरंत योनि को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। यह विधि गर्भ निरोधक के रूप में काफ़ी प्रचलित नहीं है, कम ही व्यवहार में लाई जाती है और इसमें भी असफलताएं 20 से 40% तक होता है। नेक्स्ट विधि है लंबे समय तक बच्चे को दुग्धपान कराना। जो माताएं लंबे समय तक अपने बच्चे को दुग्धपान कराती हैं वे देर से गर्भवती होती हैं। ऐसा रिसर्चेज के दौरान देखा गया है। माता के शरीर में दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। यह हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव को कम करता है। फलतः अंडक्षरण की क्रिया नहीं हो पाती है। दुग्धपान कराने वाली माताओं में मासिक स्राव 11 से 12 महीने से लेकर 18 महीने तक नहीं होता है। वर्तमान में विश्व में 34.7 मिलियन दंपति इस विधि द्वारा परिवार नियोजन कर रहे हैं। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए ये संपूर्ण विश्व की है, जिसमें कई माताएं अपने बच्चे को 2 से 3 वर्ष तक दूधपान कराती हैं और परिवार को नियोजित करती हैं। लाभ क्या है? कोई खर्चा नहीं आता। दुग्धपान कराने से माता और शिशु दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शिशु को दस्त जैसी बीमारियां नहीं लगती हैं और इस विधि को उपयोग में लाना सरल होता है। हानि क्या है? अगर स्त्री का मासिक धर्म 6 महीने से शुरू हो जाता है तो यह विधि गर्भ निरोध के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री गर्भवती हो सकती है। लंबे समय 12 माह से ज़्यादा दुग्धपान कराने से माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
दूसरा, आंतरिकीय गर्भनिरोधक मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आंतरिकीय गर्भनिरोधक को अवरोधक गर्भनिरोधक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। ऐसे गर्भनिरोधक या तो भौतिक रूप से शुक्राणु को अंडाणु के मिलने से तथा विभेदन से रोकते हैं और रासायनिक रूप से शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन को निष्क्रिय बना देते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में यांत्रिकीय गर्भनिरोधक का ज़्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि यह काफ़ी प्रभावी है, यौन संपर्कीय एवं एड्स जैसे जानलेवा रोगों से रोकथाम में सक्षम है तथा लैंगिक संभोग करते समय आनंद में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ प्रमुख ही यांत्रिकीय गर्भनिरोधकों का हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है आपका कंडोम, डायफ्राम और लिप्स लूप, कॉपर टी। तीसरा है रासायनिक गर्भनिरोधक, जिसमें झागदार गोलियां, फोम टैबलेट्स, क्रीम और जेली। चौथा है हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियां, जिसमें मालाडी, मालायन। इन सब का मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। इसके बाद अस्थायी विधियों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।